तो दोस्तों टेस्ट तिहार की सीरीज में हमने अभी तक 43 सीरीज कर चुके हैं। आज हम 44वें क्रम में हैं और इसी 44वें क्रम में पहुंचते पहुंचते समय का पता ही नहीं चला और लगभग हमने 450 क्वेश्चन अभी तक कर चुका है। 450 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं और मेरे ख्याल से अगर आप इस 450 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से 80% क्वेश्चन ना आए। मैं पूरे आधुनिक छत्तीसगढ़, मध्यकालीन छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़ तीनों ले लीजिए, तीनों को मैंने पढ़ा दिया है। ये इतिहास की बात कर रहा हूँ मैं, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपका बन जाएगा। ठीक है, आने वाले एग्जाम अमीन है, व्यापम है, पीएससी है, सीएमओ है, सभी में काम आने वाले हैं। तो चलिए ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारा 441 नंबर है क्वेश्चन। हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देखो, ये पूरे सीरीज का वीडियो डाला हुआ है। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आया था? देखो, अलग अलग समय में अलग अलग यूरोपीय यात्रियों ने यात्रा की थी। ठीक है, महिपत राव सबसे पहले जो वो थे सूबेदार थे, उसके बाद आपके विट्ठल राव दूसरे सूबेदार रहेंगे, फिर उसके बाद और आएंगे, फिर केशव गोविंद का बारी आएगा। तो महिपत राव के समय दोस्तों फॉरेस्टर आया था, महिपत राव के समय फॉरेस्टर आया था। विट्ठल राव के समय ब्लंट आया था, विट्ठल राव के समय ब्लंट आया था, और केशव गोविंद के समय आपका आया था कोलब्रुक। ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो आपका आंसर ब्लंट है, तो विट्ठल राव के समय बी आएगा आपका ब्लंट। विट्ठल से बी याद रख लो। ठीक है, कब आया था? 1795 में ब्लंट आया था, 1795 में आया था। और इस सूबेदार का शासक कब था? 1790 से 96 के बीच में। ठीक है, एक्चुअल में ब्लंट जो है ना, 1795 के एक संघर्ष देखना, भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से आप इतिहास में पढ़ोगे। भोपालपट्टनम जो कि बीजापुर में है, उधर से ये प्रवेश करना चाहे, एंट्री लेना चाहे नागपुर की तरफ से इधर बीजापुर तरफ, लेकिन यहाँ के आदिवासी लोग इसको आने नहीं दिए, भगा दिए। तो ये बेचारा फिर से रायपुर गया और रायपुर से फिर आया, मतलब रायपुर तरफ आया और ये सूबेदार से मिला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 442 नंबर का। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्यक्रम प्रारंभ किया? सभी को पता है, लगभग लोगों को, अछूतोद्धार की जो यहाँ पे आंदोलन है वो जो है गांधी जी से भी पहले चालू करने वाले हमारे सुंदरलाल शर्मा जी थे। ये सीजी व्यापम एई असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में आया हुआ है। देखो दोस्तों कितना सिंपल है, आप लोग बना सकते थे। तो गांधी जी ने, पता है, सुंदरलाल शर्मा को बोला गया कि अछूतोद्धार के क्षेत्र में आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं। ठीक है, और उन्होंने जब हरिजन उद्धार की यात्रा के लिए जब छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ का पूरे भारत निकले थे, 1933 की बात है ये, नवंबर महीने में जब गांधी जी 6 दिन की यात्रा के लिए आए थे अपना छत्तीसगढ़, जहाँ कुरुद, धमतरी, बिलासपुर, अलग अलग जगह गए, उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा से इन्होंने मिला था। वर्ष 1918 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा अछूतोद्धार कार्यक्रम शुरू किया गया था, जबकि गांधी द्वारा वर्ष 1932 से अछूतोद्धार के कार्यक्रम चालू किए गए थे। 32 में चालू किया था, लेकिन छत्तीसगढ़ 1933 में आया था। एक बार चेक कर लेना भाइयों। 443 नंबर का क्वेश्चन, 443 नंबर क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की है? आपको बताना है कोसलाधिपति की उपाधि किस शासक ने धारण की है। तो दोस्तों कोसलाधिपति की उपाधि उदय, हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, तीवरदेव बताना है। ये बालार्जुन वाला है ना, ठीक है, बालार्जुन, महाशिवगुप्त। तो आपके तीवरदेव जो है, तीवरदेव जो है कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, जो कि पांडुवंशी शासक थे। इनकी राजधानी कहाँ थी बताइए? इनकी राजधानी थी आपकी सिरपुर में। इसकी राजधानी कहाँ थी? सिरपुर में। अगला क्वेश्चन है आपका, या इसी का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पांडुवंश के शासक तीवरदेव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। उसके अभिलेखों में उसकी एक अन्य उपाधि सकल कोसलाधिपति भी मिलती है। कोसलाधिपति बोल लीजिए, सकल कोसलाधिपति बोल लीजिए। तीवरदेव जो है वैष्णव धर्म के थे, वैष्णव धर्म के उपासक थे, और राजमुद्रा पर उन्होंने गरुड़ उत्कीर्ण किया था। गरुड़ लिखिए, गरुड़ उत्कीर्ण किया था, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, किसमें? राजमुद्रा में। तो वैष्णव धर्म के उपासक थे। और देखो, ये जो महाशिवगुप्त आएंगे उनको बोला जाएगा, ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष। इन्होंने बौद्धों को, जैनों को, वैष्णव को, शैवों को, सबको वो किया,
क्या किया, शरण दिया। ठीक है। 444 नंबर का क्वेश्चन है, मराठा शासक बिंबाजी भोसले की पत्नी का नाम था, 3 पत्नियां थी इनकी। एक है आनंदीबाई, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है। दूसरा आपका उमाबाई, और तीसरा आपका बताओ, रमाबाई थी ना, रमाबाई। तो अब आपको बताना है, इसमें आनंदीबाई ने तो शासन संभाल लिया, शासन का बागडोर संभाल लिया। अब 2 ऑप्शन में से बताओ, इसमें से जंगल कौन जाती है और सती कौन होती है। सती जो होती है उसके नाम से आज भी सती चौरा है, सती चौक है। कौन से शहर में, रतनपुर शहर में, रतनपुर शहर में। तो ये रमाबाई के नाम पे है या उमाबाई के नाम पे है। तो आपको 2 चीज आंसर करना है, जंगल कौन गई, उमाबाई जंगल गई या रमाबाई जंगल गई, या फिर सती कौन हुई, या तो उमाबाई हुई या रमाबाई हुई। दोनों में आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, इतना आपको करना है। तो इसका आंसर तो पत्नी आनंदीबाई दिया हुआ है, क्योंकि बाकी एग्जाम में ये नहीं हुई। वासटा देवी किसकी पत्नी थी बताओ, वासटा देवी किसकी पत्नी थी, पांडु वंश की शासक की पत्नी थी ना, पांडु वंश की शासक हर्षगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, हर्षगुप्त की पत्नी थी। हर्षगुप्त का ही बेटा होता है महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है दोस्तों, चलो 444 के बाद ये देख लीजिए, बिंबाजी भोसले की कुल 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई, रमाबाई। उमाबाई पति वियोग में सती हो गई, तो यही चीज तो पूछा था, मैं बता ही दिया। तो ठीक है, उमाबाई जो है सती हो गई। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे आज भी रतनपुर में सती चौरा बना हुआ है, रतनपुर में, इसको ध्यान रखना। रमाबाई पति वियोग में वन गमन कर ली, वन चली गई। ठीक है, और क्या है, यहाँ पे आनंदीबाई ने सत्ता का बागडोर संभाला। अगर दशहरे में स्वर्ण पत्र कौन जारी करता है, तो नाम याद रखना, बिंबाजी भोसले जो है जारी करने की प्रथा चालू की थी। ठीक है, तुमान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन थे, आपको बताना है। देखो, अंतिम और प्रथम मैं बताता हूं। प्रथम आपके होंगे कलिंगराज। कलिंगराज क्यों, क्योंकि इन्होंने स्थापना किया था। कहां से राजधानी लेके आया था, चलो एक बार कलचुरी को समझा देता हूं। सबसे पहले पाली में इन्होंने आक्रमण किया, और बानवंशी शासक जो विक्रमादित्य थे, ये कौन वंशी शासक, बानवंशी शासक, इसको हरा दिया। फिर पाली इसकी राजधानी थी। पाली से भैया कलिंगराज भैया ने, कहा है हमारे कलिंगराज भैया जी, ये कलिंगराज जी हैं। कलिंगराज ने क्या बोला कि भाई यहाँ से शासन करना ठीक नहीं है, तो आ जाओ आप लोग तुम्मान। तो तुम्मान से असली जो है कलचुरी यहाँ से शासन करेंगे। फिर इनको लगता है अगले, अपने अगले भैया को, किसको, रत्नराज प्रथम को लगते कि नहीं यार रतनपुर लेके चलो, तो ये चले जाते हैं रतनपुर। तो मुझे बताओ, तुम्मान में शासन कलिंगराज ने किया, और कलिंगराज के बाद आपका आया उसका बेटा रत्नदेव प्रथम। तो कलिंगराज तो यहाँ से शासन किया ही तुम्मान से, रत्नराज ने भी तो किया है, रत्नराज ने ही तो रतनपुर बसाया है। तो रतनपुर के बाद, सॉरी, तुम्मान के बाद उन्होंने क्या किया, रतनपुर लेकर के आया। तो रत्नदेव जो है अंतिम शासक हो जाएंगे तुम्मान में राज करने वाला, या वहां पे शासन करने वाला। और प्रथम शासक हो जाएगा रतनपुर में शासन करने वाला। तो यहाँ पूछा है तुम्मान से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक, तो आपके आ गए रत्नराज प्रथम, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, तुम्मान से शासन करने वाला अंतिम रत्नदेव राज था। रत्नदेव प्रथम ने 1085 ईस्वी में रतनपुर नगर की स्थापना कर तुम्मान को राजधानी, तुम्मान से रतनपुर स्थानांतरित की। रतनपुर को तालाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, सभी लोगों को पता है ना। रतनपुर तुम्मान कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी, जिसका वर्णन तहकीके हिंद, जो भारतीय इतिहास की किताब है तहकीके हिंद, उस किताब में इस चीज का वर्णन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 446 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिरपुर के पांडुवंश के महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, आपको बताना है। थोड़ी देर पहले बताया यार, मैं थोड़ी देर पहले बताया। वो धर्मनिरपेक्ष जरूर थे, धर्मनिरपेक्ष जरूर थे, लेकिन एक धर्म इन्होंने
तो एक धर्म जो अपनाया था वो उसके नाम में भी छुपा है, उसके नाम में भी छुपा है। इसके जो पूर्वज थे पहले वाले, वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। मैंने बताया कि महाशिव जो तीवर देव थे, वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। लेकिन यहाँ पे शिव जो है, महाशिव गुप्त, आपके शैव धर्म के उपासक थे। आपका ऑप्शन नंबर सी। इस चीज का खासा ध्यान रखना आप लोगों को। हालांकि उन्होंने वैष्णव को भी शरण दिया, वैष्णव तो खुद उसके पूर्वज थे, बौद्धों को शरण दिया, जैनों को शरण दिया, लेकिन अगर आंसर पूछा जाएगा तो शैव धर्म ही आएगा। महाशिव गुप्त बालार्जुन शैव धर्म का अनुयायी था, जबकि सिरपुर के पांडु अन्य शासक कौन से वैष्णव के थे। महाशिव गुप्त बालार्जुन में परम महेश्वर, महेश्वर हेश्वर मतलब कौन, शंकर भगवान की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ, चारों तरफ अच्छा विकास हुआ माना जाता है। सर 1910 के विद्रोह, 1910 देखते ही आप लोग को भूमकाल का विद्रोह याद आ जाना चाहिए। भूमकाल विद्रोह के कई फैक्ट हैं। इसके नेता कौन बोलेंगे तो गुंडाधुर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ गुंडाधुर का गांव कहाँ बोला जाएगा तो नेतनार आ जाएगा। बस्तर विद्रोह को भूमकाल का विद्रोह बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अब पूछा जा रहा है राजा, अब पूछा जा रहा है राजा, तो आपको राजा का नाम बताना है। तो वैसे तो भैरव देव और भोपाल देव के समय काफी क्या होता है, विद्रोह होता है, लेकिन क्या ये 1910 की बात है, तो 1910 के समय आपका आ गए थे रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जिसको अंग्रेज के काफी सहयोगी भी माने जाते हैं, सहयोगी नहीं कहना चाहिए लेकिन काफी करीबी थे। तो रुद्र प्रताप देव के समय आपका बस्तर रियासत का जो विद्रोह हुआ उसको माना जाता है, गुंडाधुर का विद्रोह हुआ माना जाता है। इसका मस्त स्टोरी है, मैं बढ़िया बताता हूँ, ध्यान रखना, पेपर में आपका काफी काम आएगी। इससे 10 फैक्ट निकलेंगे। 1910 के विद्रोह, भूमकाल विद्रोह के समय बस्तर रियासत के राजा रुद्र प्रताप देव थे, ठीक है। इस विद्रोह का नायक गुंडाधुर थे, जिसने नारा दिया था बस्तर बस्तर वासियों के लिए, जैसे दयानंद सरस्वती ने दिया था भारत भारतीयों के लिए। याद है, भारत भारतीयों के लिए, यहाँ पे बस चेंज कर दो, भारत ले लो और यहाँ पे भारतीयों लिख लो। ये दयानंद सरस्वती का था। वेदों की ओर लौटो भी दयानंद सरस्वती के थे, लेकिन अभी विषय दूसरा है ना, लेकिन पढ़ते हैं, ठीक है। इस विद्रोह का उद्देश्य बस्तर में मौर्य है ना, ये मौर्य राज की स्थापना करना। पुष्पल बाजार की लूट से यह विद्रोह प्रारंभ कलचुरी वंश के शासक जाजल देव प्रथम 1090 ईस्वी ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर को पराजित कर पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, किंतु सोमेश्वर की माता गुंडम महादेवी के अनुरोध पर जाजल देव ने उन्हें छोड़ दिया था। जाजल देव ने अपने विजय अभियान से कलचुरी राज्य का विस्तार किया था। इसने जाजल्यपुर नगर, माफ कीजिएगा थोड़ा सा मैं इसको, ये यहाँ से क्यों इधर आ गया ये मुझे नहीं पता, ये कैसे यहाँ आ गया यार, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से गलत दिया हुआ है। गलत नहीं, ये दूसरे सेंस में है। जाजल देव प्रथम ने जब सोमेश्वर देव पे आक्रमण किया था उसके लिए, तो आपको इतना याद रखना है, पुष्पल बाजार की लूट, ठीक है। ये वाला जो विद्रोह है वो जो है इस पर है। बाकी जो दूसरा विद्रोह इसमें ऑप्शन है ना, उसके बारे में बताया होगा, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1910 का क्या, अपना रुद्र प्रताप देव थे, और इनका विद्रोह था, जो नारा था वो बस्तर बस्तर वासियों के लिए था, ठीक है। ये फैक्ट अगर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 428 नंबर है। ब्रिटिश संरक्षण काल 1828-1830, इस समय अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी, इस समय अधीक्षकों की नियुक्ति हुई थी ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट की। निम्न में से कौन इस राज्य का प्रथम सुप्रिंटेंडेंट था। सबको पता है भाई, एडमंड पहले आया था, फिर उसके बाद एगेन्यू आया था, आपको पता है ना दोस्तों। और लास्ट कौन थे भाई, अंतिम कौन थे, अंतिम क्राफर्ड थे, आपको याद रखना, ठीक है। अंतिम कौन थे, क्राफर्ड। तो आपका कैप्टन एडमंड जो है प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट थे, प्रथम ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट थे। शासन के एडमंड प्रथम सुप्रिंटेंडेंट थे, नागपुर रेजिमेंट के अधीन थे, नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश नियंत्रण काल में यहाँ 6 ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किए गए थे। कितना, 6 ब्रिटिश सुप्रिंटेंडेंट। अंतिम मैंने आपको बताया क्राफर्ड थे, जो 1828 से 1830 के बीच में थे। इन्होंने ही रघुजीत तृतीय को कार्यभार सौंपे थे, रघुजीत तृतीय को कार्यभार सौंपा था। अगला 449 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना से इस राज्य के ईश्वरी चरण शुक्ल जुड़े हैं।
ईश्वरी चरण शुक्ल किस राज्य से जुड़े हैं आपको बताना है। तो दोस्तों शुक्ल जी जो है वो कंडेल नहर सत्याग्रह से नहीं जुड़े क्योंकि इसके नेता आपको पता है। छुई खदान किसान आंदोलन से नहीं जुड़े, ये भी आपको पता है। दो केस है आपका, एक तो रायपुर षड्यंत्र केस या डायनामाइट केस, इन दोनों में से कोई एक में जुड़े हैं। आप किसको जाना चाहोगे देख लो। थोड़ा याद करना मुश्किल हो सकता है लेकिन याद रखो, अगर इतिहास पढ़े होगे आप लोगों ने, तो ईश्वरी चरण शुक्ल जी जो है रायपुर डायनामाइट केस में फंसते हैं। रायपुर डायनामाइट केस ये होता है, जो दोस्त इनके जो जेल में बंद हुए रहते हैं उनको ये लगता है चरण शुक्ल जी को कि भाई डायनामाइट जो है उसको फेंकूंगा तो जेल की दीवार टूट जाएगी और टूटने के बाद उनके साथी लोग को छुड़ा लिया जाएगा। ये ऐसा मदद करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं, लेकिन वो असफल होते हैं और वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो ईश्वरी चरण शुक्ल जी जो है रायपुर डायनामाइट केस के नेता रहते हैं। ठीक है, ये है 1942 की बात, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था पूरे देश काल में, तब छत्तीसगढ़ में भी ये आंदोलन खूब चरणों पे थे, चरण में थे, हाईएस्ट पीक में थे। तो ईश्वरी चरण शुक्ल भी जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और ये केस किए। इसके अंतर्गत रायपुर जेल की दीवार को डायनामाइट से उड़ाकर राष्ट्रवादी नेता को रिहा करना चाह रहे थे। यद्यपि जेल की दीवार को क्षति पहुंचाई गई परंतु राष्ट्रवादी नेताओं को छुड़ाने में सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने इस पर काबू पा लिया, दमन कर लिया। आज का आपका क्वेश्चन 450 नंबर का है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग, ये जो कि बस्तर के राजा रहते हैं, बस्तर तरफ के राजा रहते हैं, नलवंशी राजा रहते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। अरे मैंने यही बता दिया यार, ये नलवंश से संबंधित है विलास तुंग। इन्होंने राजीव में राजीव लोचन मंदिर स्थापना किया। ठीक है, क्या हुआ जब आपके मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लोग जो है वहां पे शैव धर्म मानना चालू कर दिए, तो इन्होंने आक्रमण किया और प्रतीकात्मक रूप से या कह लीजिए सच में राजीव लोचन मंदिर का उन्होंने स्थापना किया, ताकि वह, और ये राजीव लोचन मंदिर जो है वो शैव धर्म के नहीं बल्कि वैष्णव धर्म के माने जाते, वैष्णव धर्म के हैं, ध्यान रखना। अब इन्होंने किसको हराया था ये भी बात बता देता हूँ। राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलास तुंग था। शिशुक को नलवंश संस्थापक एवं आदि पुरुष माना जाता है, जबकि वराह राज को नलवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अडेमा गांव से वराह राज की 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिस पर श्री वराह राजस्व अंकित मिली है। पंचायतन शैली में निर्मित राजीव लोचन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ध्यान रखना, पंचायतन शैली में जो यह मंदिर है वो विष्णु भगवान को समर्पित है, शैव भगवान को नहीं है। ध्यान रखना इस चीज को। इसी के साथ हमारा ये सीरीज 45वें क्रम का खत्म होता है। 45वां था कि 44वां था यार, ये 44वां सीरीज था ना। 44 नंबर का सीरीज खत्म होता है। आप प्लेलिस्ट में लगातार प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें। हमारे PDF प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।